तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा। ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे में पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे। मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा नहीं आएगा? अरे नामर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। देखो चिंगारी, हम तब तक किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते हैं जब तक हमारी दोस्ती की सारी कोशिशें फेल ना हो जाए। अब चाय लो ना चिंगारी, चाय लो। और चिंगारी तब तक दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाती जब तक सामने वाला
ठग, लुटेरा, चोर या फिर बेईमान नजर आता है। भाई वाह चिंगारी वाह, तुम्हारी ये हाजिर जवाबी से ये दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी बहुत खुश हुआ। एक बात बताऊं, तुम्हारी हमारी खूब जमेगी। बड़ा हुआ भाई दोस्ती का। मंत्री जी, आपके हाथ न जाने कितनों खून से सने हुए हैं, तो मैं आपसे हाथ मिला के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहती। चिंगारी, तुम ये मत भूलो कि तुम अभी मौत के साए में बैठी हो। हमारे एक इशारे की देर है और तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहाँ गई चिंगारी। श्रेया श्रेया श्रेया, राजनीति का एक असूल है कि जहां अपना फायदा हो रहा हो ना, वहां अपने सारे असूलों को तोड़ दो, साइड पे फेंक दो कहीं। और एक दूसरा असूल भी है कि अपना कोई असूल ही नहीं होना चाहिए। चिंगारी भाई, मुझे तुम्हारी ये बिंदास बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। सच बताऊं तो आज तक इस तरह बात करने वाला कोई मिला ही नहीं। मंत्री जी, ये क्वालिटी अब मर्दों में रही कहां है? चिंगारी, तुम जानती हो तुम्हें यहाँ रिवॉल्वर की नोक पे क्यों लाया गया है? शायद मैं आपके लिए खास हूं या फिर खास दुश्मन। चिंगारी, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, तुम दोस्त हो, मेरी दोस्त। वो क्या है ना, हमारी पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, हर तरफ थू-थू हो रही है। मंत्री जी, साफ साफ बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या हैं? चिंगारी, सीधी बात यह है कि हमारी पार्टी तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। हाँ, फ्री में नहीं, ना 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 ना, फ्री में कुछ नहीं। वो क्या है ना कि पहले ही फ्री फंड के चक्कर में हमारी पार्टी बहुत बदनाम हो चुकी है। इसके बदले में तुम जो भी चाहोगी चिंगारी, मैं सब में नहीं। वैसे मुझे करना क्या होगा इन सारी सुख सुविधाओं के लिए? ज्यादा कुछ नहीं चिंगारी, बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो और जनता के बीच जाओ, ताकि तुम्हें देखकर जनता को लगे कि हमारी पार्टी जनता की हितैषी है। चिंगारी, वो क्या है ना कि रोहिणी क्षेत्र से इस बार विपक्षी दल ने बहुत मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी का जवाब देने के लिए हम तुम्हें मैदान में उतारना चाहते हैं। आ गई समझ में, मुझे सारी बात समझ में आ गई मंत्री जी। तो फिर तैयार हो हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? चिंगारी, जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि इस दीन बंधु दीनानाथ उत्तर प्रदेशी को ना सुनने की आदत नहीं है। इसकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीति की गंदगी साफ करनी है तो राजनीति के गंदे नाले में उतरना ही पड़ेगा। अभी मैं समाज के लिए जो करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। राजनीति में आ गई तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। चिंगारी, सही मौका है, सोच ले तू। अगर तूने ये पार्टी ज्वाइन कर ली ना तो देश से गंदगी का सफाई भी तू ही कर पाएगी। चिंगारी, चिंगारी, कहाँ चली गई थी? वापस आ जाओ, मेरे दोनों कान तुम्हारी हाँ सुनने के लिए बेकरार हैं। मंत्री जी, मुझे मंजूर है। अरे वाह तो फिर अब तो मिला लो दोस्ती का हाथ।
मंत्री जी, आपने चिंगारी को चुनाव में लड़ाने का फैसला कर तो लिया है, और वो जीत भी जाएगी ये भी पक्का है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम का है? चिंगारी को कंट्रोल में रख पाओगे क्या आप? जब चिंगारी के हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या वो आपके कंट्रोल में रहेगी? श्रेया, तुम अभी बहुत नादान हो, राजनीति के पेंतरों से अनजान हो। मालूम है, राजनीति का एक और असूल है, पावर किसी को भी दे दो, बल्कि सब में बांट दो, लेकिन पावर का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। मान गए मंत्री जी, आप गुरु नहीं महागुरु हैं। श्रेया, ये जो राजनीति है ना, ये शरीफों के लिए नहीं है। ये बड़ा एक अजीब सा गौरख धंधा है। यहाँ के अच्छे अच्छे शरीफ भी जो है ना, वो बिगड़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि इस राजनीति में डर दुश्मनों से नहीं लगता है, इसमें डर लगता है अपनों से, या उनसे जो चुपचाप रहते हैं। मिस्टर मंत्री, फिर तो आपको चिंगारी से भी बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चुपचाप रहती है। श्रेया डार्लिंग, ये ऐसे चुपचाप रहने वालों से चुपचाप अपना मतलब निकालने के बाद इनको चुपचाप अपने रास्ते से निकाल देना, ये भी राजनीति की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है। शाबाश बेटा, निशाना बहुत सही लगा लेते हो तुम। माँ, उसने आपके ऊपर केला का छिलका फेंका, आपको गुस्सा नहीं आया? तपस्या बेटा, ऐसे बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है कि इनके माँ बाप इनको क्या संस्कार दे रहे हैं। ओह हेलो, 2 टके की किन्नर आई मेरे बेटे पे तरस खाने वाली। मैडम जी, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तुमने जो अपना ये चलचित्र पैदा किया है ना, जो आगे चल के इस चलचित्र का चरित्र बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं क्या कि सुंदर मल्होत्रा जी का घर कौन सा है? क्या कहा? सुंदर मल्होत्रा? हाँ यही घर है, बताओ क्या काम है? मुझे सुंदर मल्होत्रा जी के ही घर जाना है। हाँ यही घर है, आ जाओ। माँ, क्या हम इनके यहाँ आने वाले थे? हाँ बेटा, इन्हें घर आने वाले थे। आओ चलो। हाँ बताओ क्या काम है? आपके हस्बैंड घर पे है क्या? उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ कहीं बाहर गए हैं, किसी को साइट दिखाने। वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसलिए मुझे मिलना था उनसे। बैठ जा, आते ही होंगे। क्या लेगी, चाय पानी या फिर कॉफी? रहने दीजिए,
तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूहे कौन है? इसके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोंटी बेटा, ऐसे नहीं कहते। पानी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मल्होत्रा साहब को आने में समय है तो मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आने वाले होंगे। माँ, ये आपको क्या क्या बोले जा रही हैं और आप हंसे जा रहे हो? तपस्या बेटा, करेले का रंग देख के पता चल जाता है कि कितने जहरीले पौधे की पैदाइश है। ओह, 2 टके की किन्नर, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में बैठने की। वो तो मेरे हस्बैंड ने तुझे बुलाया है, वरना मैं तुझे बैठने भी ना दूं। मॉम, ये किन्नर क्या होता है? बेटा, किन्नर का मतलब होता है ना 3 में न 13 में, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है जो दिखता तो है लेकिन काम का नहीं होता। मोंटी भैया, आपकी मम्मी ना आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मॉम, ये संस्कार क्या चीज होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि संस्कार क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तू जानती है संस्कार क्या होता है? हाँ बेटा जी, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। संस्कार तो आपके अंदर भरा पड़ा है। मोंटी भैया कूट कूट के भरा, कूट कूट के। ओ लड़की, अपनी औकात में रह और अब बकवास बंद कर। अरे मैडम जी, नाराज क्यों हो रही हो? आपके साहबजादे ने पूछा तो ये बता रही है। मोंटी बेटा, संस्कार के कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। कुछ संस्कार तो सादगी की मिट्टी में पनपते हैं, गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू। और कुछ संस्कार तो नफरत और अभिमान से भरे पड़े रहते हैं। नफरत और अभिमान की मिट्टी में पैदा होते हैं वो, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। माँ, ये मोंटी भैया किस मिट्टी के पैदाइश है? ओ हेलो, गेट आउट फ्रॉम माय होम, निकलो यहाँ से। अरे चिंगारी, तू कब से बैठी है यहाँ पर? माँ, ये आप कहाँ लेके आ गई हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा बोल, कैसा मकान चाहिए तुझे? जे कॉलोनी में रहने की इसकी औकात नहीं और सपने देख रही है पॉश एरिया में रहने के। नकली रईस जादो, कान खोल के सुन लो। समंदर अगर शांत है ना तो यही नहीं सोचना चाहिए कि उसमें लहरें नहीं उठेंगे, तूफान नहीं आएगा। वो जितना शांत दिखता है ना, तूफान कहीं ज्यादा भयानक लेके आता है। आई बात समझ में? तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? यही कि नई नई रईसी पाके ये मत भूल कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता। आज समय तेरा है, कल उसका है, परसों किसी और की चौखट पे सिर मारेगा। समय के पहिए के नीचे ने अच्छे से अच्छे दौलतमंद घुस के मर चुके हैं। ये तुम दोनों की एक औलाद है। क्या संस्कार दिया तुम दोनों इसको, जिसे ना बोलने की तमीज है और ना बात करने का लिहाज है? ये संस्कार दिया तुम दोनों ने इसको? डैड, कैसे कैसे लोगों को घर में बुला लेते हो आप? माँ, छोड़ो, मोंटी भैया तो वही सब सीखेंगे ना जो उनकी मम्मी पापा बताएंगे। मल्होत्रा साहब, मेरी औकात कितनी है मायने नहीं रखता। अरे मायने तो ये रखता है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। अरे बेटा, माँ, बाप, तीनों के तीनों अहंकार की भट्टी में जला के पैदा किए गए हो क्या? बोलो। तपस्या बेटा, चलो यहाँ से। जिस घर में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका हो, उस घर में सांस लेना भी संस्कारों के खिलाफ है। खिलाफ। कौन थी ये? अरे थी कोई किन्नर, बहुत मिलते हैं इसके जैसे। तुम कॉफी बना के लेके आओ, पूरा मूड खराब कर दिया। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड,
गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट एक चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल।
दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकदारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। मानव, तेरा नाम मानव नहीं दाना होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी नीचता पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते हैं और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी को इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आ रहा तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, मतलब तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी मानो भैया अपने जगह में सही हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मामली बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे हैं तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीवी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं, और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानव को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दो। हम ही बनाते हैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। खा थैंक यू।
ये खाना बनाया है? दाल में कितना नमक है? और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है। इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी, बस। आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश छटकाना बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब नहीं दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है, छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है, तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उनका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम से कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में। उसने जानबूझ को तो नमक ज़्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए, बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी। वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी, मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी, मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी, गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगी ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगी ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की 4 दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए, फिर देखिए इस घर में कितनी खुशी आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे तेरा व्रत है, चल जा, तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी।
हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज उठाई। अगर आवाज नहीं उठाता ना तो जिंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता, और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ जा रहे भाई बहन दोनों? अरे राम राम चिंगारी जी। अरे राम 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 राम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चिंगारी जी, आज मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं चिंगारी जी, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहन के एक बेटा और एक बेटी है। अरे जानती हूँ पुष्पेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। चिंगारी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। आजकल की मतलबी दुनिया में भाई बहन का इतना गहरा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है पुष्पेंद्र जी। चिंगारी जी, आज मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहन के नाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंगारी जी, आपको मेरे फैसले से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे आपके इस महान फैसले से कतई खुशी नहीं है। चिंगारी जी, अगर मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माला बहन, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पुष्पेंद्र भाई जी की करती हूँ मैं। फिर चिंगारी जी, जब मेरे भाई ने आपसे कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको झटका क्यों लगा? माला बहन, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं की लहरों में बहकर अपना सब कुछ रिश्तों किस्ती में डाल के पतवार किसी और के हाथ में थमा दिया है। चिंगारी जी, आप मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ नफरत और जहर घोल रही है। चिंगारी जी, मेरी माला बहन ऐसी नहीं हो सकती है। हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं में आकर अपना सब कुछ या तो रिश्तेदारों को नाम कर दिया है या फिर भतीजा भतीजे के नाम पर, सिर्फ ये सोच के कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ जो सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है। बढ़िया सर, और काम बढ़िया चल रहा है। प्लाट ले लिया तो मकान कब बनवा रहे हो? बस सर अभी तैयारी है बस मकान। अरे सुनो 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 भाइयों, हाँ मैं भी करोड़पति था। अच्छा, मेरे भी बहुत बड़े कारोबार थे। हाँ। मेरे भी घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा, तो हम क्या करें सर? भाइयों, मुझे मेरी दरिया दिली न मारा है। भाइयों, कभी भी भावनाओं में बह करके अपना सब कुछ किसी को मत दे देना, किसी का नाम मत कर देना, बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरफ बर्बाद हो जाओगे। अबे तो किसने कहा था देने को? अरे कोई मेरे सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मानता ही नहीं है, कोई मेरे कहना मानता ही नहीं है। अरे अरे चिंगारी जी, मेरे खाना लाई है क्या? हाँ शैलेंद्र जी, लेके आई हूँ मैं। हाँ लाओ लाओ लाओ, ये लीजिए। चिंगारी जी, देखो कैसे करोड़पति आदमी भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। भावनाओं के सागर में बिना सोचे समझे जो कूदता है ना, वो डूबता जरूर है शैलेंद्र जी। चिंगारी जी, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था इतनी सारी दौलत का मैं क्या करूँगा। मैंने जोश में आके अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के लड़के के नाम पे कर दी। जब तक बड़े भाई जिंदा थे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, मेरा पूरा ख्याल रखते थे वो। भाई के गुजरते ही कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया मेरे भतीजे ने मुझे। शैलेंद्र जी, आपने अपने ही हाथों अपने नसीब के टुकड़े किए हैं। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई। और शैलेंद्र जी, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब आपका कोई वश नहीं चल सकता। बस अपनी ये जिंदगी अच्छे से बिताइए, क्या कह सकती हूँ मैं। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ
प्रॉपर्टी जिंदगी की बैसाखी होती है और मरने से पहले ये बैसाखी किसी और को नहीं देनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी तो गलती करने से बच गए, आप ये गलती करने तो नहीं जा रहे ना? करिएगा मत। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं वरना तेरी गर्दन धड़ से कर दूंगा, समझी? चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ में यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती हैं कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है जो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ। सुनो जी, इसे कहते हैं तकदीर का पलटी मारना। ठीक कहते हो भगवान। आज से 2 साल पहले हम तुम्हारे भाई के फेंके हुए टुकड़ों पे पला करते थे और आज देखो हम कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ये कलयुग चल रहा है। इस काल में जो मेहनत करेंगे ना वो भूखे मरेंगे और जो छल कपट करेंगे ना हमारी तरह ऐशो आराम से जिएंगे दूसरे की प्रॉपर्टी पर। सही कह रहे हो भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो। ये कौन है? भाभी, मैं आपका देवर शैलेंद्र। भाभी, आपने पहचाने नहीं मुझे। मैं आना नहीं चाहता था भाभी, लेकिन क्या करूं, इस भूखे के लिए आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए आपकी चौखट पर आ गया हूं। भाभी, आप ना खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं यहीं बैठ जाऊंगा, घर में जो भी बना ले आओ भाभी, मैं यहीं खा लूंगा भाभी, यहीं बैठ के खा लूंगा मैं। सुनो जी, अब बैठे बैठे क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो ना इसे।
जिस घर में बैठ के शैलेंद्र जी को खाना खाना चाहिए, वहां पे तेरे जैसा नीच और लालची भाई बैठ के खाना खा रहा है, और जिसे दूसरों को टुकड़ों पलना चाहिए, यहाँ पे शहंशाहों की तरह जिंदगी जी रहा है। ये बंदा गली गली भीख मांग के खाना खाता है। इसने अपनी आप बीती बताई तभी चिंगारी आई है, समझा? अबे तो है कौन और मेरे घर में घुसे कैसे आई? चिंगारे, चिंगारे कन्नर, दो मुहे सांपों के लिए तलवार दो धारी हूं मैं। गौर से मेरी आंखों में देख, चिंगारी हूं मैं, चिंगारी। काट के लाश कर दूंगी, जला के राख कर दूंगी, समझा? और उस राख को ना हवा में उड़ा दूंगी, समझा? मेरी बदनसीबी देखो चिंगारी जी, अपने ही घर में भीख मांगकर खाना पड़ रहा है मुझे। अबे तू कैसा कलयुगी भाई और तू कैसी कलयुगी भाभी है जो अपने भाई और अपने देवर को दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया इसी के पैसों पे। तुम दोनों ऐश कर रहे हो और ये बंदा दर दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका है। तूने अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, कोई जोड़ों नहीं की थी। हाँ, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि हमारे मत्थे मार दे तू अपनी प्रॉपर्टी। क्या इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों का नाम इसलिए किया था कि तुम दोनों मिलके इन्हें दर दर भटकने में मजबूर कर दो, खाने के लिए तरसा दो? चिंगारी जी, मैंने आपको अपनी 2 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी ना, उन दिनों मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठा के इन दोनों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, है ना? हाँ चिंगारी जी, इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये लोग मेरे ही घर में मालिक बनकर बैठे हैं और मैं अपने ही घर में 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ, 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ। फ्रॉड और 420 का ऐसा केस लगवाऊंगी ना कि दोनों के दोनों बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे, याद रखना। चिंगारी जी, जब कोर्ट में मैं जायदाद के पेपरों पर साइन कर रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था मेरा हाथ। बस इतना सबूत काफी इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इन दोनों ने तुम्हें डरा के धमका के तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया और तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ हमारे नाम किया था। जानती हूं मैं, लेकिन कानून सबूत मांगता है, सबूत, समझे? चिंगारी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस उम्र में हमारी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। तो ठीक है, कल सुबह ही ये घर खाली करके निकल जाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग चले जाएंगे, बस आप ना हमारी इज्जत को मत उछालना। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। भैया आप हमें माफ कर दीजिए। आउट, आउट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा घर मिल गया, वरना मुझे 2 रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता। हर मजबूर और लाचारों की छड़ी हूं, इसीलिए तो आप जैसे लोगों के साथ खड़ी हूं। आइए बैठिए।